स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी से रिलेटेड है। जो एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आने वाले होते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो बायोलॉजी होगा वो मैक्सिमम आपका तैयार हो जाएगा, बट तैयार तभी होगा बेटा जब आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। क्लास 12th जो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया, वही प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। यदि आप वीडियो को देखते हैं, लगातार वीडियो को हमारी देखते रहते हैं, तो आपका 70 में 70 जो नंबर है वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक। पहला हमारा प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है, आपके विकल्प है कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन में, इनमें से सभी। तो आपको बता दें जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो यूज होता है वो चिकित्सा में भी होता है, ठीक, कृषि में भी होता है, वैक्सीन में भी होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है। आपके विकल्प हैं सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू, आम। आपका सही जवाब हो जाएगा आम, ठीक। हमारा तीसरा प्रश्न है, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। आपके विकल्प हैं क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए हमारे इस प्रश्न का वो हो जाएगा एडीज। क्या होना चाहिए, एडीज। एडीज जो होता है वो डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होता है, ठीक। घ नंबर हमारा प्रश्न है, जल परागित पादप का नाम है। आपके विकल्प है नींबू, मटर, हाइड्रीला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए हाइड्रीला। क्या होना चाहिए, हाइड्रीला। जल परागित पादप का जो नाम है वो क्या है, इसमें से हाइड्रीला है, ठीक। अब हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न में 2 का क है, ठीक। अभी तो 1 का था, अब 2 का क। हमारा पहला प्रश्न है, आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। अब आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो होता है वो आईयूडी का पूरा नाम होता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है आपके सामने, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ठीक। आपका जवाब हो जाएगा, देखिए, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत बावेरी तथा सटन 1902 में प्रस्तुत किया, ठीक। अब हमारा ग नंबर प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक। तो इसमें आपका जवाब है, मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी, कितने, 7 जोड़ी, ठीक, विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। जैसा कि बताते हैं लंबे पौधे, ठीक, एंड उसके बाद फिर यानी लंबे पौधे लिए, फिर लाल सफ़ेद लिए। तो ऐसे ऐसे कितना जोड़ी लिए थे, 7 जोड़ी लिए थे। एक लिए थे वो भी ना जो एकदम सिकुड़ जाता है, ठीक, तो वो भी लिए थे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं आगे की वीडियो के बारे में। उसके बाद हमारा पहला प्रश्न क्या है, घ नंबर 2 का घ, अनिषेक गणित फल क्या है। अनिषेक गणित फल क्या है, क्या है, कुछ पादपों में फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक गणित फल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है केला। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो बिना निषेचन के ही उनमें फल आ जाते हैं। तो ऐसे जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, अनिषेक गणित फल होते हैं, ठीक। उसके बाद उदाहरण पे क्या है हमारा केला, जो केला होता है वो अनिषेक गणित फल होता है, ठीक। उसके बाद हमारा अंग प्रश्न है, एकस्व पेटेंट से आप क्या समझते हैं। एकस्व पेटेंट से आप क्या समझते हैं। तो आपको बता दें कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनुवांशिक जीवों या पदार्थों व जैविक संसाधनों का उपयोग इनसे बनने वाले उत्पाद व तकनीक को पेटेंट कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, जैविक एकाधिकार कहते हैं, ठीक। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, ठीक। आप इस पे देखिए। अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्या है, समयुग्मजता व विषम युग्मजता में अंतर बताइए। यानी जो समयुग्मजता होता है वो एंड विषम युग्मजता जो होता है वो, उसमें अंतर क्या होता है हमको वो देखना है, ठीक। एंड 3 का क। अब इसमें हम कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे समयुग्मजी, एक तरफ क्या लिख लेंगे, विषम युग्मजी, ठीक। अब आगे क्या है, देखो, ये किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, यानी जो समयुग्मजी होते हैं वो शुद्ध होते हैं। एंड विषम युग्मजी क्या है, ये किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते, अर्थात ये किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते। एंड ये वाले क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। दूसरा है, इनके युग्म विकल्पी, जिसको अलील बोलते हैं, समान होते हैं। जैसे कैपिटल टी आपको दिख रहा है ना, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल। तो क्या है, इसके युग्म विकल्पी यानी अलील समान होते हैं। बट इसमें क्या है कि इनके अलील असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें देखो कैपिटल अलग दिख रहा है आपको, स्मॉल अलग, यानी कैपिटल अलग है, स्मॉल अलग है। तो ये विषम युग्मजी होते हैं।
तीसरा पॉइंट क्या है, यह केवल एक प्रकार के युग्म बनाते हैं, ये केवल एक प्रकार के युग्म बनाएंगे। और ये क्या है, ये क्या है, एक जीन की वंशागत में 2 प्रकार के युग्म बनते हैं। यानी इसमें क्या है कि एक जीन की वंशागत में 2 प्रकार के क्या बनते हैं, युग्म बनते हैं। ठीक, अब हमारा ख प्रश्न है 3 का। ख प्रश्न है क्या है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। ठीक, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक, स्क्रीन पर आपको ये फिगर जो है वो दिख रहा है आपको। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा ग नंबर प्रश्न है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। अब इसमें क्या है, जब प्रथम संतानीय विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी, जिसको F2 बोलते हैं, के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। जैसे कहने का मतलब इसमें ये होता है क्या है कि जब प्रथम संतानीय विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, यानी स्वपरागण कराते हैं, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया गया स्वपरागण क्या होते हैं, तो द्वितीय संतानीय, जिसको F2 बोलते हैं, के सदस्यों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात हो जाता है। जैसे प्रथम यानी F1 में क्या होता है, कैपिटल टी एंड कैपिटल एंड स्मॉल होते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन दूसरे में क्या होता है आपको बता दें, दूसरे में होता है कि कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल आ जाते हैं, तो डिफरेंस हो गया ना, पृथक्करण हो जाते हैं। तो इसी के बारे में बात किया। ठीक, तो यही क्या होता है, यह जो लक्षण होते हैं वो पृथक्करण का नियम कहलाता है। उसके बाद है उत्पादकता। उत्पादकता क्या होता है वो समझते हैं। उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है उत्पादकता, किसी कार्बनिक जैव मात्रा के परिमाण में ऊर्जा की मात्रा को निरूपित करता है जो एक पारतंत्र द्वारा स्थिर किया जाता है अथवा इसके घटक प्रति इकाई समय द्वारा, जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर वर्ष। इसके मान का उपयोग विभिन्न पारतंत्र की उत्पादकता की तुलना करने में किया जाता है। ठीक, आपको बता दें ये कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक उत्पादकता, दूसरा होता है द्वितीयक उत्पादकता। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आगे के वीडियो के बारे में। आगे हमारा प्रश्न है अंग वाला। अंग प्रश्न क्या है देखिए, अंग प्रश्न है प्राथमिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो प्राथमिक वर्ण होता है इसका संक्षिप्त में क्या करना है, वर्णन करना है। उत्तर क्या है, जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीवों जातियों के वंशज बच जाते हैं जो योग्यतम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जीवों की जातियां वही संघर्षों में वही बसती हैं जो इनमें क्या रहता है, जो योग्य रहते हैं। जैसे मान लीजिए शेर है, हिरन है। अब जो शेर होगा हमारा वो क्या है, योग्य है, हिरन से तो योग्य है। क्यों, क्योंकि जो शेर होगा वो हिरन को खा जाएगा भैया, तो इसलिए जो शेर है वो बच जाएगा, हिरन जो होगा वो मर जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि जो योग्य होते हैं वो बच जाते हैं। ऐसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। इसे योग्यतम की क्या कहते हैं, उत्तरजीविता कहते हैं। अब डार्विन के अनुसार क्या है आप समझिए। ठीक, क्या है, प्रकृति ऐसे जीवधारियों का जीवित रहने के लिए चयन करती है। यानी जो प्रकृति होती है ऐसे जीवधारियों को जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक जो योग्य होते हैं, जब प्रकृति उनको उन जीवधारियों को जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, उनको चयन करती है उनका, तो वही क्या होता है, हमारा प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आगे क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड है, बैक क्रॉस व टेस्ट क्रॉस को समझाइए। बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसको समझाइए। ठीक, अब हम देखते हैं क्या है बैक क्रॉस। हेडिंग क्या बनाएंगे, बैक क्रॉस। F1 संकर संतति तथा F1 पीढ़ी के किसी एक जनक के बीच संकरण को बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, कारकों की शुद्धता की अपनी कल्पना की पुष्टि के लिए मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का जनकीय पीढ़ी पौधों से संकरण कराया। संकरण कराने के बाद क्या, इसके विपरीत इसे क्या कहते हैं, विपरीत संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीत संकरण कहते हैं। जैसे क्या लिया उन्होंने, शुद्ध लंबा लिया, शुद्ध बौना लिया, इनके बीच में जब क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये किस में मिला हमको, F1 पीढ़ी में। किस में मिला हमको, F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में मिला। और जब ये डिवाइड यानी जब वो आगे जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि कैपिटल टी जो होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी में भी बदल जाएगा, और कैपिटल टी में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यही क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। ठीक, अब जो ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी वो क्या होगा, संकर बीज होगा, जिसका जो गुण होगा वो लंबा गुण वाला होगा। कौन से गुण वाला होगा, वो लंबा गुण वाला होगा।
ठीक, अब हम आगे डिस्कस करते हैं टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण, जिसको टेस्ट क्रॉस को हम परीक्षण संकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है वो समझिए। जब F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं तो उसे हम क्या को बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक, जैसे क्या लिया उन्होंने, शुद्ध लंबा लिया कैपिटल टी, शुद्ध बौना लिया क्या लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या मिला हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी इसमें यहाँ टी की जगह स्मॉल टी रहेगा, क्या रहेगा, स्मॉल टी, कैपिटल टी नहीं स्मॉल टी रहेगा। यहाँ भी स्मॉल, यहाँ भी स्मॉल, यहाँ कैपिटल, यहाँ कैपिटल, तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी क्या रहेगा, संकर बीज रहेगा, लंबे गुण वाला रहेगा। एंड कौन सी पीढ़ी होगी हमारी, F1 पीढ़ी। एंड इसमें क्या होगा कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा इससे केवल क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगी। इसको बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट क्रॉस। ठीक, ये केवल शुद्ध बौने में होता है। जो टेस्ट क्रॉस होता है वो केवल किस में होता है, शुद्ध बौने में होता है। आगे थोड़ा सा इसमें डिटेल में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है कि टेस्ट क्रॉस यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रभावी जीव समयुग्मजी है या फिर विषमयुग्मजी, यानी इसको जानने के, इसका हम टेस्ट जो करते हैं वो केवल यही जानने के लिए करते हैं कि वो समयुग्मजी है या फिर विषमयुग्मजी। समयुग्मजी किसे कहते हैं, कैपिटल टी समयुग्मजी, कैपिटल टी स्मॉल टी वो क्या होता है, विषमयुग्मजी। ठीक, अब हम देख लेते हैं हमारा प्रश्न संख्या 4 का ख। ठीक, क्या है, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। चलिए अब डिस्कस हम कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिए। दिया हुआ है प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर एक से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं, यानी जो हमारा शुक्रजनक नलिकाएं होती है उसमें शुक्राणु पैदा होते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरीय भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, नर जन्म कोशिकाएं या फिर सर्टोली कोशिकाएं। आप इसके ध्यान में रखिएगा, क्या होते हैं, नर जन्म कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। आगे क्या है, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। इसके बाहरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, अंतराली अवकाश कहते हैं। ठीक, आगे पॉइंट में क्या है, इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, यानी इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं भी पाई जाती हैं एंड क्या होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। ठीक, लीडिंग कोशिकाएं पुंजन को अंग्रेजी में हम कहते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो कौन स्रावित करता है, तो आपको बताना होगा जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वही हमारे पुंजन अर्थात एंड्रोजन नामक हार्मोन को स्रावित करती हैं, जिससे क्या होता है कि पुरुषों में चेंजिंग जो भी बदलाव होते हैं वो इसी के कारण होता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है संक्रामक रोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। संक्रामक रोग क्या होता है, ऐसा रोग जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, संक्रामक रोग कहलाता है। जैसे क्या हुआ कि कोई भी एक रोग है वो किसी ए वाले को हुआ है, ठीक, अब वो है यही रोग बी वाले में अगर प्रवेश कर जाता है, चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो यही रोग जो होता है हमारा वो क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। क्या होता है, संक्रामक रोग। जैसे क्या है, जुकाम, मलेरिया, नजला आदि, ये क्या होते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। आगे क्या है, बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। आइए हम समझते हैं। हेडिंग क्या बनाएंगे आप, बीज का निर्माण। क्या लिखेंगे, बीजांड में निसेचन के पश्चात बीजांड में निषेचन के पश्चात बहुत से परिवर्तन होते हैं, ठीक, और अंततः बीज का निर्माण होता है। इस स्थिति में अध्यावरण सूखकर कवच या बीजचोल निर्मित कर लेता है, यानी जो हमारा अध्यावरण होता है वो सूख जाता है, सूखने के बाद कवच या बीजचोल निर्मित कर लेता है। ठीक, अब इसका बाह्य चोल कठोर व अंतःचोल पतला व झिल्लीनुमा हो जाता है, यानी जो बाह्य चोल होता है, बाहरी चोल होता है वो कठोर और अंतःचोल जो होता है वो पतला व झिल्लीनुमा हो जाता है। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, भीतरी ऊतकों से बनी भी लुप्त हो जाती है, यानी जो भीतरी ऊतकों से नमी होती है, नमी मतलब नम होता है, वो भी लुप्त हो जाती है और सभी खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाते हैं। और सभी किसके रूप में संचित हो जाते हैं, खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाते हैं। ठीक, पॉइंट में क्या है, पूर्व स्थिति में नाभि का बीजांड द्वारा रैफी एवं निभाग रहते हैं, यानी पूर्व स्थिति में जो नाभि का बीजांड होता है उसके द्वारा रैफी व निभाग रहते हैं। इस प्रकार का बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार जो होता है वो किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। जो बीज होते हैं वो बीजांड क्या होते हैं, निषेचन के बाद वही परिवर्तन उसमें होने लगता है, एंड जो बीजांड होते हैं वही आगे चल के किसका निर्माण ले लेते हैं, बीज का निर्माण ले लेते हैं। ठीक, तो ये तो रहा पार्ट 1, ये हमारा क्या था, पार्ट 1 था। ठीक, यदि आप पार्ट 2 चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग इसके लिए भी क्या करना, कमेंट करना। ठीक।
और यह जो वीडियो हो वो अपने सभी ग्रुप में फैला दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक फैला दीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।